वेलकम टू फिज़िक्स से बोर्ड। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स पे। और बेसिक मैथमेटिक्स हमने पहले ही बताया है कि एक टूल की तरह काम आता है फिज़िक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। इस वीडियो में हम लोग कैलकुलस के दो पार्ट को देखेंगे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, और उनसे जुड़े हुए फार्मूलाज और डिफरेंट कॉन्सेप्ट को। लेकिन डिफरेंशिएशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा फंक्शन, उसको पहले डिफाइन करके तब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, सो फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या हुआ? जहाँ x के वैल्यू के चेंज के साथ y के वैल्यू में चेंज आ जाता हो, मतलब दिस इज द रेट ऑफ चेंज फॉर एवरी गिवन वैल्यू ऑफ x वेदर the value is smaller or larger। so हर एक चेंज के साथ दिए हुए वैल्यू ऑफ y में भी चेंजिंग आ जाती है। सो आप देखिए कि अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लोग लिख सकते हैं इसको x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ओके, सो x प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, दैट इज इक्वल टू, इज दैट क्लियर? लेकिन दिया हुआ फंक्शन x के सभी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है या नहीं है, इस चीज़ को चेक करना इस दिए हुए फंक्शन में बहुत आसान है कि सारे वैल्यूज ऑफ x के लिए वो डिफाइंड है कि नहीं है। नहीं है, एट x इज इक्वल टू 1, जब आप रखेंगे वहाँ 1 का वैल्यू तो देखिए तो कितना हो जाएगा, 1 minus 1, that is 1 upon 0, this is undefined। इसका मतलब ये हुआ कि x is equal to 1 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। क्लियर है? नाउ मैथमेटिशियन ने इसके लिए भी एक रास्ता निकाला कि अगर 1 पे नहीं तो उसके आसपास, मतलब 1 के बहुत क्लोज। 1 के बहुत क्लोज कितना होगा? इतना हो सकता है। 1 के बहुत क्लोज कितना होगा? इतना हो सकता है। बहुत क्लोज कितना होगा? इतना भी हो सकता है। मीन्स 1 तो नहीं है बट वेरी क्लोज। सो ये जो है 1 से आगे बढ़ रहा है, देयरफॉर राइट की तरफ बढ़ रहा है। इसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं और जनरली इसे लिखने के लिए दिए हुए वैल्यू में प्लस 1 के साथ ऐसा लगाते हैं। इसका मतलब होता है x टेंड्स टू, x टेंड्स टू का मतलब ये हुआ कि x इज नॉट इक्वल टू द गिवन वैल्यू, एनी वैल्यू, हियर इट इज 1। नाउ उसी तरह पीछे जब आएंगे तो 1 के बहुत करीब 0.999 या 0.9999, देखिए तो इस नंबर के लेफ्ट में जा रहे हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसे अक्सर -1 यानी कम से शो करते हैं। और यहाँ पॉजिटिव मतलब ज़्यादा, उस वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा। इसका मतलब है कि ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू -1। ओके, सो अगर इस वैल्यू पर हम वो रखें, देखिए fx का किस वैल्यू पर, लिमिट x टेंड्स टू +1 पर। ओके, तो वो वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर कोई एक ले लें, हम यही वाला ले लेते हैं, 1 upon 1.0001 माइनस 1। सो ये कितना हो गया, 0.0001। और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस फ्रैक्शन को तो ये इक्वल हो जाएगा हाउ मच, 10 to the power -4 के। इसका मतलब है दिस इज 10 to the power 4। सो आप देख लीजिए क्लियरली कि ये यहाँ पर डिफाइन हो गया, बट भले ही वो 1 के बराबर नहीं है लेकिन 1 के वेरी क्लोज है। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर कोई फंक्शन डिफाइन नहीं है बट उसके वेरी क्लोज वो अगर डिफाइन हो गया, इसका मतलब एक रास्ता खुल गया है कि दिया हुआ फंक्शन हम डिफाइन करके लिमिटिंग वैल्यू के साथ हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। मतलब लिमिटिंग वैल्यू का क्या, कि उस पॉइंट पर नहीं बट वेरी क्लोज टू दैट पॉइंट। ओके, सो ये लिमिटिंग वैल्यू को हम समझाना चाह रहे थे थ्रू दिस गिवन
फंक्शन। सो इसके बहुत डिटेल है लिमिट के साथ साथ कंटिन्यूटी भी हमें चेक करनी पड़ती है, वो मैथमेटिक्स का अलग से वो काम है, उसको जो मैथमेटिक्स के हमारे स्टूडेंट हैं वो मैथ्स के क्लास में समझेंगे। ओके, शॉर्टकट में इस पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू जो लिमिट्स है उसको समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन पर। डिफरेंशिएशन, ओके, क्या है डिफरेंशिएशन, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, कैसे समझेंगे इसको? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से समझेंगे। जैसे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में डिफरेंशिएशन को निकालना मतलब किसी दिए हुए स्ट्रेट लाइन के स्लोप को निकालना होता है। स्लोप से याद आया कि हमारा जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का वो होता है mx प्लस सी, वेयर m स्लोप होता है। ओके, सो आप इसे अगर कोई फंक्शन का नाम दे दें y इज इक्वल टू fx दैट इज इक्वल टू mx प्लस सी। सो अगर x के वैल्यू में स्लाइड चेंज कर दें तो ये कितना से चेंज हो जाएगा? ये x भी स्लाइटली डेल्टा x से चेंज हो जाएगा। नाउ इफ दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, देन सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को। क्या हो जाएगा? fx प्लस डेल्टा x माइनस fx इज इक्वल टू mx प्लस डेल्टा x प्लस c माइनस mx प्लस c। ओपन कर लीजिए, fx प्लस डेल्टा fx माइनस fx इज इक्वल टू mx प्लस m डेल्टा x प्लस c माइनस mx माइनस c। कैंसिल, ये कैंसिल। देयरफॉर डेल्टा fx इज इक्वल टू m डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू डेल्टा y। देयरफॉर m इज इक्वल टू ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में चला गया। क्या निकल गया आपका? स्लोप कितना निकल गया? दिए हुए वैल्यूज़ के हिसाब से अगर आपने फंक्शन में एक स्लाइड चेंज किया उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो फंक्शन का भी वैल्यू कितना से चेंज कर गया? पूरे फंक्शन का वैल्यू डेल्टा x से चेंज कर दिया गया। सो आपको क्या मिल गया स्लोप के फॉर्म में? स्लोप मतलब जो इस दिए हुए पूरे स्ट्रेट लाइन का स्लोप था वो कितना मिल गया? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, एंड दिस इज इक्वल टू tan थीटा। अब हमने कहा था कि हम चाहते हैं कि आप इसको ज्योमेट्रिकली भी समझने की कोशिश कीजिए, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी आप समझने की कोशिश कीजिए। आइए इसे वाइप करने के बाद ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम समझते हैं फिगर के थ्रू। मान लीजिए कि ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस है और कोई स्ट्रेट लाइन ऐसा, ठीक है, जो अगर पीछे की तरफ लेकर जाएं तो एक स्लोप बनाते हुए यहाँ से निकल जाएगी। अगर ये उसका पॉइंट A है तो कोऑर्डिनेट उसका x एंड fx है। ओके, कोऑर्डिनेट कितना है? x एंड fx है, एंड पॉइंट B। यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है कि यहाँ पर पहला चेंज जो आपने लिया है ये पहले से कितना था? ये कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस x है और ये जो हाइट है उसकी वो y इज इक्वल टू fx है। ओके, नाउ अगर आपने x में स्लाइड चेंज किया थोड़ा सा ही, भले ही हम फिगर में बड़ा दिखा रहे हैं, बट x को कितना चेंज किया? x को डेल्टा x से चेंज कर दिया, मतलब टोटल लेंथ अब कितनी हो गई? x प्लस डेल्टा x। ओके, सो क्या है? अगर x में डेल्टा x चेंज आया, x में आपने डेल्टा x चेंज लिया, x प्लस डेल्टा x, तो y में कितना चेंज आ गया? वहाँ भी डेल्टा y का चेंज आ गया। लिखते ऐसे हैं। ओके, इफ x is changed through delta x, then function
has also changed through the same amount. This is called the rate of change or rate measure. Now अब यहाँ से यहाँ तक आप लाइन खींच लें। ये बड़ी वाली लाइन कितनी है आपकी? ये है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। ओके, और ये जो ये वाली लाइन है इसको ऐसे आप मिला लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक एफ एक्स है। इसका मतलब कि अगर ये देखें चेंज देखें तो ये फाइनल माइनस इनिशियल, सो ये कितना आ गया? डेल्टा एक्स आ गया। और यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज़ ऑल्सो, अगर ये वैल्यू डाल के देखेंगे तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई। सो ये चेंज कितना आ गया आपका? डेल्टा वाई। देखिए तो क्या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में क्या हमें स्लोप tan थीटा कितना निकल गया है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। क्या वही जब हम पहले स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में चेंज किए थे तो क्या वही आया था हमारा? और यही हमारा क्या है? स्लोप है। सो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गई कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम निकाल लें तो उससे हम क्या पता कर लेते हैं? उससे हम पता कर लेते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन द वाई एक्सिस, मीन्स क्यों आई है वो वाई एक्सिस में चेंज? इफ़ देयर इज़ अ चेंज, अगर हम स्लोप पता कर लेते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन द एक्स एक्सिस और वैल्यू ऑफ एक्स, द फंक्शन इन वाई ऑल्सो चेंजेस थ्रू द सेम अमाउंट। ओके, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइंडिंग डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मतलब कि अगर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स निकालना है मतलब हमने स्लोप निकाल लिया, उसकी मीनिंग और ये मीनिंग सेम हो जाती है। मतलब गेटिंग डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स मीन्स फाइंडिंग द स्लोप। अब यही फिगर चूँकि ऐसा है हमारा, तो क्या किसी लाइन सेगमेंट के लिए ये थीटा, ये लीजिए हम, अगर ये ए है तो इसको अगर ये है तो हाँ चलिए इसको ए डैश और इसको बी डैश मान लेते हैं, और ये हमारा बी है। ठीक है, तो क्या ये जो ए डैश बी डैश और ये सी मान लेते हैं, तो क्या ये जो परपेंडिकुलर है बी डैश सी और ये जो डिस्टेंस है ए डैश सी, इसका रेशियो भी tan थीटा या इस रेशियो के बराबर है? किस रेशियो के बराबर? जो आपने ये डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स लिया था, क्या उसके बराबर है? मान लीजिए इसको सी डैश मान लेते हैं, इसको सी। देयरफॉर बी डैश सी डैश ए डैश सी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई सी ए सी। देयरफॉर ये पाया गया कि ये रेशियो ऑलवेज इक्वल है एंड वो tan थीटा के बराबर है। ओके, अगर डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर दें अप्रॉक्स टू ज़ीरो, यानी अप्रोक्सीमेशन करके टेंस टू ज़ीरो के बराबर कर दें, तो भी स्लोप में और या उनके जो रेशियो हैं चेंज के, उसमें कोई फ़र्क नहीं आना है। ठीक है, इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन के लिए चाहे जैसे भी निकालें स्लोप ऑलवेज कांस्टेंट आता है एंड दैट इज़ इक्वल टू दिस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में स्लाइड चेंज करते हैं तो फंक्शन में भी उसी अमाउंट से चेंज आ जाता है, दैट इज़ रेट मेजर। अब आइए, अगर किसी कर्व के लिए हमें ये चीज़ देखनी हो तो हम कैसे देखते हैं कर्व के लिए? ओके, सो कर्व के लिए जैसे स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमने निकालना देख लिया, अब किसी कर्वी लाइन के लिए, ओके, ये हमारा कोई कर्वी लाइन है फ्रॉम पॉइंट ए एंड सेम उसी तरह से आपको लेना है क्या? x एंड एफ एक्स। ओके, एंड यहाँ पॉइंट बी पे x प्लस डेल्टा एक्स एंड एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ओके, नाउ जैसे वहाँ स्ट्रेट लाइन के केस में किए थे, इस केस में भी कर लीजिए। ये हाइट आपकी एफ एक्स है, दैट इज़ क्या? y, और ये डिस्टेंस x है, और ये टोटल x प्लस डेल्टा x हो गई, और ये टोटल y प्लस डेल्टा y हो गई। एफ एक्स का वैल्यू डालेंगे तो वही चेंज होकर आएगा, और ये
हमारा टोटल पहले से ये देखिए सामने सामने बराबर कर लीजिए, ठीक है, ये रहा। सो ये कितना है हमारा y है। सो ये डिस्टेंस फिर से अगर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है डेल्टा x है, यानी फॉर द गिवन चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, वो x है। अगर इसमें स्लाइड चेंज करते हैं डेल्टा x से तो फंक्शन भी उतने ही अमाउंट से आगे बढ़ जाता है, ठीक है, उसमें भी उतनी ही अमाउंट से चेंज आ जाती है। लेकिन अब यहाँ स्लोप निकालें कैसे, ये तो कर्व है, इसका मतलब है पॉइंट A और B के बीच में एक लाइन से हमें उसे कनेक्ट कर देना पड़ेगा। ओके, जब हमने कनेक्ट कर दिया पॉइंट A और B को, ये देख लीजिए हमारा पॉइंट B है और ये पॉइंट A है, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन हो गया। और उस वक्त स्ट्रेट लाइन निकाले थे तो ये एंगल थीटा था, पूरा ये एंगल थीटा था, और उस हिसाब से tan थीटा जब उस वक्त निकाले थे तो हमारा आ रहा था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। लेकिन अब तो ये कर्व है, कर्व में क्या हम कर पाएंगे, और क्या कर्व के किसी दो पॉइंट के बीच जो लाइन सेगमेंट है उसके बीच में आपका ये रेशियो सेम आता है क्या, देखिए तो ट्राई करके, ये फिगर से ही कुछ पता चल जाए। देखिए इस दो फिगर में देखिएगा तो x की लेंथ काफ़ी है, उसके कंपैरिजन में y लगभग बराबर है यहाँ पर, जबकि x कम है। इसका मतलब फॉर द गिवन एंगल ये रेशियो सेम नहीं है, ये रेशियो tan थीटा 1 यानी स्लोप का जो रेशियो है दैट इज़ नॉट इक्वल। सो अब इस केस में हम कैसे स्लोप निकालेंगे, इसके लिए एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि फाइंड कर लें हम टेंजेंट को टू अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट यहाँ पर A पर। सो इस केस में अगर टेंजेंट हम निकाल लेते हैं, इफ टेंजेंट इज फाउंड or drawn to a point, if tangent is drawn to a point, then slope will be found। अगर टेंजेंट निकल जाता है किसी पॉइंट पर दिए हुए कर्व के तो स्लोप आसानी से निकल सकता है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट बी को धीरे धीरे शिफ्ट कराना पड़ेगा ए की तरफ। आइए उसको भी समझ लेते हैं। ये हमारा कर्व है, ये लाइन हमारा अटैच हो रहा है ए से बी की तरफ। अगर हम इस डेल्टा एक्स के वैल्यू को धीरे धीरे घटाएं, डेल्टा एक्स के वैल्यू को धीरे धीरे घटाएं, तो डेल्टा एक्स के वैल्यू को घटा रहे हैं तो देखिए घटने के बाद ये पॉइंट यहाँ चला आ रहा है, ठीक है, और बी यहाँ आ जा रहा है। तो क्या हो रहा है, ये लाइन कैसे चेंज हो रही है, ऐसे चेंज हो रही है, लाइन चेंज ऐसे हो जा रही है। ओके, सीधे सीधे निकल गई। डेल्टा एक्स को और छोटा करें तो ये लाइन कैसे चेंज हो रही है, ऐसे निकल जाएगी। डेल्टा एक्स को और थोड़ा छोटा करें तो ये पॉइंट बी अभी यहाँ आया था, अब पॉइंट बी यहाँ आ गया और ये लाइन ऐसे निकल जा रही है, ठीक है। और छोटा कर दें तो ये लाइन कुछ ऐसे निकल जा रही है। यानी जैसे जैसे डेल्टा एक्स छोटा करते जा रहे हैं वैसे वैसे पॉइंट भी ए के क्लोज़र आती चली जा रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो नियर, एकदम नियर। कब वो टाइम आएगा, जब डेल्टा एक्स जो है एक्स ज़ीरो को अप्रोच करेगा डेल्टा एक्स, उस टाइम में जो आपका ये टेंजेंट है वो कुछ ऐसे निकल जाएगा, ये देखिए, ठीक है। और इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ एक एंगल बनता हुआ नज़र आएगा। ये अब हमारा स्लोप है, ये थीटा और ये भी थीटा, इसको अब हटा लीजिए, ठीक है ना। सो वंस डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो यू आर एबल टू फाइंड द टेंजेंट, और जब टेंजेंट निकल जाएगा तो उस केस में स्लोप निकल जाएगा। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने टेंजेंट कहाँ खींचा है, टेंजेंट इज एट पॉइंट ए आपने ड्रॉ कर लिया है। कैसे ड्रॉ कर लिया है, डेल्टा एक्स के विड्थ को श्रिंक करके और नज़दीक इतना नज़दीक लाया है कि ज़ीरो के अप्रोचिंग हो जा रहा है। इन दैट केस जो आपका स्लोप है, इन दैट केस जो आपका स्लोप बनेगा वो इक्वल हो जाएगा
लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, दिस इज del y upon del x and this is called dy by dx. ठीक है. Now what is this dy by dx called? So ये जो है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x, और यही से हमारा डिफरेंशिएशन मिल जाता है. यानी अगर आपने स्लोप फाइंड कर लिया किसी कर्व वाले लाइन का, आपने dy बाई dx निकाल लिया. तो क्या स्ट्रेट लाइन में ये पॉसिबल नहीं था? स्ट्रेट लाइन में भी पॉसिबल था, वहाँ पर भी आपने del y बाई del x निकाला हुआ था. और मैंने ये कहा था कि अगर ये x को अप्रोच कर जाए तब भी ये रेशियो चेंज नहीं होता है. इसका मतलब m इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 del y अपॉन del x, क्या हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू dy बाई dx. सो चाहे वो कर्व वाला लाइन हो या स्ट्रेट लाइन हो, हर हालत में आप dy बाई dx निकाल सकते हैं. मीन्स अगर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखें तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है फाइंडिंग द स्लोप, एंड dy बाई dx डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x. सो एक बार ये फंक्शन हमें मालूम है तो वो कितना चेंज करेगा जिस पर वो डिपेंड करता है. यानी ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड कर रहा है. क्यों? क्योंकि आप ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू fx. सो एक बार फंक्शन मालूम है जिस पर वो डिपेंड कर रहा है, ये जितना चेंज करेगा उतना ही ये चेंज करेगा. लेकिन मीनिंग क्या है डिफरेंशिएशन की? फाइंडिंग द स्लोप. अब आप समझ में आ गया है कि अगर टेंजेंट किसी दिए हुए कर्व पर किसी पॉइंट पर मालूम कर लें तो वहाँ से हम स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं. ओके. सो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इसके फॉर्मूलाज पर. ये तो हमारा हो गया कि हम कैसे निकाल पाते हैं. फॉर्मूला भी थोड़ा देख लेते हैं. फॉर्मूला देखने के लिए सबसे पहले आइए एक तरफ फंक्शन लिख देते हैं, y इज इक्वल टू fx, एंड दूसरी तरफ dy बाई dx, जिसको हम लोग f डैश x भी कहते हैं. इसको रिप्रेजेंट करने का ये भी तरीका है. ओके. सो अगर कोई कांस्टेंट हो उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है. अगर एक्सपोनेंशियल टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो सेम रह जाता है. अगर लॉगरिथमिक टर्म को कर रहे हैं तो वो 1/x हो जाता है. अगर किसी इस तरह के पावर को करते हैं तो nx टू द पावर n-1 हो जाता है. अगर इसी को यूज़ करते हुए 1/x को करते हैं तो दिस बिकम्स इक्वल टू 1/x स्क्वायर. सो ये कुछ जनरल टर्म है जिसको आप समझ सकते हैं. अब आइए ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म में अगर करना हो तो ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म में भी देख लेते हैं. ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म में अगर साइन को डिफरेंशिएट करना हो दैट इज साइन एक्स, सो दिस विल बिकम कॉस एक्स. इफ कॉस एक्स then this is minus sin x. If tan x then this is sec square x. If cot x then this is minus cosec square x. Okay. If sec x then this is sec x tan x. Okay. If cosec x देन दिस इज cosec x माइनस के साथ और cot x. सो ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का. अब थोड़ा इन्वर्स फंक्शन के लिए देख लें. इन्वर्स फंक्शन में जब देखेंगे तो आइए साइन इन्वर्स x दैट इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसको एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x अपॉन a. इन दैट केस ये क्या हो जाएगा 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर. उसी तरह
कॉस इनवर्स एक्स, सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर ये सीधे सीधे -1 रूट अंडर 1 माइनस नहीं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आइए उसी तरह tan के केस को देखते हैं। tan के केस को, tan इनवर्स x, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर यही हम ऐसे देखेंगे 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a, तब जाकर ये होगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह cot इनवर्स x, तो ये सीधे सीधे -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर ये 1 अपॉन ए cot इनवर्स x अपॉन a देखेंगे तब ये होगा कितना, -1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, उसी तरह जब हम इसके बाद अगली क्वांटिटी लेंगे, इसके बाद हम जब अगली क्वांटिटी लेंगे किसकी, सेक इनवर्स एक्स की, तो ये होगा 1 अपॉन एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। लेकिन यहाँ पर अगर 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसी तरह कॉसेक का जब लेंगे तो कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए, सॉरी ओनली एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स दैट इज -1 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस नो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, सो अगर कॉसेक इनवर्स एक्स लेते हैं दैट इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर 1a अपॉन कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू -1 एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, सो ये इनवर्स फंक्शन का बहुत सारा फार्मूला है। बाकी का फार्मूला आप किसी बुक से कंसल्ट करके आसानी से निकाल लेंगे, वहाँ से पता चल जाएगा आपको। ओके, लेकिन हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता दें। नाउ इसमें और भी बहुत सारे रूल हैं, जैसे अगर समेशन और सब्ट्रैक्शन का सम एंड सब्ट्रैक्शन का रूल लें। ठीक है, तो अगर बहुत सारे फंक्शन हैं आपके पास, अगर सम एंड सब्ट्रैक्शन का रूल लें, अगर आपके पास बहुत सारे फंक्शन हैं उनको आप डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, दैट इज c1 f1 x प्लस माइनस c2 f2 x प्लस माइनस सो ऑन जाते रहिए। तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, c1, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए उसी तरह, प्लस माइनस c2 dy dx, f2 को डिफरेंशिएट कर लीजिए, प्लस माइनस करते रहिए। ओके, अब ये है सब्ट्रैक्शन के बाद, आपका है सब्ट्रैक्शन के बाद है मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट। ओके, सो इस केस में अगर दो अलग अलग फंक्शन ux एंड vx को करते हैं हम तो क्या हो जाएगा, ux इंटू vx। सो इन दैट केस एक को आपको छोड़ देना है पहले और दूसरे को डिफरेंशिएट कर लेना है। ओके, प्लस दूसरे को छोड़ देना है और पहले को डिफरेंशिएट कर लेना है। सो इन सब पर हम जो प्रॉब्लम्स होते हैं डिफरेंशिएशन के वो करके हम दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अब आइए कोशेंट रूल आता है।
कोशेंट रूल, ठीक है। कोशेंट रूल जब हम लेते हैं मीन्स दो अलग अलग फंक्शन को डिवाइड करके देखना रहता है। dy बाई डी एक्स दैट इज यू एक्स डिवाइडेड बाई वी एक्स। इसमें डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको पहले एज इट इज़ छोड़ दीजिए और दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर न्यूमरेटर में जो है उसको आप इस बार छोड़ दीजिए, उसको कुछ नहीं करना है, और जो वहाँ पर है डिनोमिनेटर में उसको यूज़ कर लेना है, उसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है, और जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कर देना है। ओके, सो यहाँ पर आपको ये मालूम हो जाएगा। आइए, ये तो कुछ रूल हो गए, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी फंक्शन है जो इस फॉर्मेट में लिखाता है y इज इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो सीधा सीधा डिफ्रेंशिएशन के बाद यानी एफ डैश एक्स जो होगा वो जो वेरिएबल आपका x है ना उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा फॉर द गिवन फंक्शन, और बाद वाले को डिफ्रेंशिएट कर लेना होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। ओके, सो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स साइन कितने में चेंज हो जा रहा है, कॉस में चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है उसको फिर से आपको एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो ये कितना हो गया, x के साथ है x हो गया, ये 0 हो गया। देखिए तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया a cos a x प्लस बी। ओके, सो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन में आ गया दो जो गिवन कांस्टेंट टर्म है जो वेरिएबल के साथ अटैच है, और ये देखिए cos क्या है, साइन का डिफरेंशिएट है। सो ये कहीं पर भी लागू होगा, इसको ध्यान रखना है आपको। सो इंटीग्रेशन का डेवलपमेंट हुआ कैसे। इंटीग्रेशन में आप जानते हैं कि बहुत सारे फ्लैट सरफेस का एरिया आपको निकालना आता है, लेंथ ब्रेथ ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, ठीक है। अगर मान लीजिए ये हाइट है और ये बेस है तो इसका एरिया कितना हो गया था, हाफ बी इंटू एच। अगर ये ट्रेपीजियम है, ठीक है, ये दो पैरेलल साइड हैं और ये उनका हाइट है, तो इसका एरिया कितना था हमारा, हाफ पैरेलल साइड का सम और ये हाइट। लेकिन अगर ये कुछ इस तरह का शेप आ जाए तो इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप ये करेंगे कि अरे चलो हम इसको स्ट्राइक आउट करके हटा लेते हैं और ये एरिया हमारा रेक्टेंगल या जो भी स्क्वायर शेप यहाँ रेक्टेंगल है तो इतना का लेंथ और ब्रेथ निकाल लेते हैं, फिर इसमें कुछ कुछ काम करके इसका भी एरिया निकाल लेंगे। नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैथमेटिशियन ने उस वक्त कुछ दिमाग लगाया। आइए उस दिमाग को समझते हैं क्या उसने सोचा वहाँ पर। सो अगर इस तरह का कर्व है, ठीक है, ये इस तरह का कर्व है, लीजिए ये इस तरह का कर्व आपने ले लिया। ओके, ये एक्स एक्सिस है आपके और ये वाई एक्सिस है। ओके, सो आपने इसको अटैच कर दिया यहाँ पे, मान लीजिए एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी। अब जो है मैथमेटिशियन ने सोचना शुरू किया कि अगर इसके मान लीजिए हम 5 पार्ट्स कर देते हैं, 1 2 3 4 और 5 इक्वल पार्ट्स में हमने कर दिया इसको। तो देखिए इतना पोर्शन यहाँ, इतना पोर्शन यहाँ, ठीक है ना, फिर इतना पोर्शन थोड़ा सा यहाँ पर भी खाली रह जा रहा है। ये अगर ऐसे देखिएगा तो ये देखिए खाली रह गया, फिर यहाँ पर भी बहुत थोड़ा सा पोर्शन खाली रह गया, और यहाँ पर काफ़ी बड़ा पोर्शन खाली रह गया। क्लियर है। लेकिन अगर हम इसमें 10 स्ट्रिप ले लें, अब 10 ले लें, चलिए 10 लेते हैं, ठीक बीचों बीच हाफ करते चले जाइए। ओके, ठीक बीचों बीच हाफ करते चले जाइए, ठीक है। तो अब देखिए ये पोर्शन कैसे छोटा होता चला जा रहा है, ये देख लीजिए कैसे ये छोटा होता हुआ चला जा रहा है एकदम। ओके, यहाँ से फिर देखिएगा तो एकदम छोटा होता है, यहाँ पर लगभग फ्लैट होता हुआ दिखा है यहाँ पे। फिर यहाँ से भी करेंगे तो छोटा होता चला जा रहा है, यहाँ से करें छोटा, यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट है, यहाँ पर फिर थोड़ा
कम, यहाँ पर थोड़ा कम, और ये देखिए और भी कम। यानी आपने उसकी विड्थ को अगर घटाना शुरू किया, सॉरी ये जो लेंथ है, नहीं विड्थ ही कहलाएगी, अगर आपने विड्थ को घटाना शुरू किया तो वो जो एजेस पर बहुत करीब पहुंचते चले जा रहे हैं। इसका मतलब कि अगर ये विड्थ जिसको हमने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है डेल्टा एक्स मान लें, और ये तो वाई है तो हमारा लेंथ निकल जाएगा, और लेंथ जो है ये देख लीजिए इसके अलोंग लेंथ वाई के अलोंग जो ब्रीथ आप कहते हैं वो इक्वल नहीं है, यहाँ पर कम है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। सो आइए समझते हैं, ये छोटा छोटा स्ट्रिप बनता जा रहा है, लेकिन अगर इसमें और भी स्ट्रिप बढ़ाते जाएं, बहुत सारा करते जाएं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम अगर डेल्टा एक्स को बिल्कुल ज़ीरो के बहुत करीब लेते चले जाएंगे तो हमारा ये जो विड्थ है ये फ्लैट होता हुआ दिख जाएगा। ये देख लीजिए, ये फ्लैट होता हुआ दिख जाएगा। सो ये हाइट तो हमारी इक्वल नहीं है, हो जाएगा। सो फॉर द गिवन वाई एक्स आई, इसको हम मान लेते हैं वाई एक्स आई, ये हाइट है, और ये कितना है हमारा डेल्टा एक्स, जब बहुत ज़ीरो के करीब आ जा रहा है। तो उसको हम कैसे समझे, डेल्टा एक्स का कितना हमने n सेपरेशन कर दिया है, कितने के बीच में, जो ये वाली एक्स एक्सिस के अलोंग विड्थ है b माइनस ए है। इसका मतलब डेल्टा एक्स कितना हो गया b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। अगर नंबर ऑफ स्ट्रिप्स जो है वो बढ़ा दिया जाए और इनफाइनाइट तक ले जाया जाए, यानी बहुत बड़ा वैल्यू कर दिया जाए, एकदम पतला 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 कर दिया जाए, तो क्या होगा, इफ़ n टेंस टू इन्फिनिटी डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। ठीक है, यानी बहुत करीब आ जाएगा ज़ीरो के, डेल्टा एक्स यहाँ पर अगर ज़ीरो के करीब आ गया ये बिल्कुल फ्लैट हो गया। उस केस में एक का एरिया इज इक्वल टू वाई एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स। ये आपने अब फिक्स कर लिया है। अब सिर्फ चेंज क्या कर रहा है, जो हाइट है वो चेंज करती चली जा रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपने एरिया निकालने के लिए ब्रेथ, या इसको अगर लेंथ कहते हैं तो ये ब्रेथ इनटू लेंथ का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। और ऐसा एक स्ट्रिप तो नहीं है, ऐसा हज़ारों स्ट्रिप होगा, तो सारे स्ट्रिप्स को आप जोड़ेंगे ना। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सारे स्ट्रिप्स को जोड़ेंगे। इसलिए इंटीग्रेशन के इस तरीके को प्रोडक्ट सम्स कहते हैं, यानी प्रोडक्ट का जोड़। आइए कैसे जोड़ते हैं वो आप देख लीजिए। summation of all the strips from I is equal to 1 to n, and this is the height along y direction। जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे ये हाइट चेंज होती चली जा रही है, और ये क्या है, डेल्टा x है। ओके, सो आपने क्या निकाल लिया है, एरिया निकाला है गिवन कर्व का, फ्रॉम I is equal to 1 to fxi del x। ओके, नाउ अब तो आपने ये काम कर लिया, ठीक है, लेकिन एक चीज़ तो और है कि इसको और प्रिसाइज करना है। आपने क्या किया है, डेल्टा एक्स को एकदम टेंस टू ज़ीरो कर दिया है। इसका मतलब लिमिट आपको लेनी पड़ेगी, और वो लिमिट ये मान लीजिए एरिया आप लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये एरिया जो है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, जैसे जैसे ये n की तरफ बढ़ता जा रहा है ये वहाँ बढ़ता चला जा रहा है। और समेशन का साइन तो आपको देना होगा, समेशन का साइन, दिस इज साइन ऑफ समेशन सिग्मा जिसको बोलते हैं, I इज इक्वल टू 1 एफ एक्स आई डेल्टा एक्स। ठीक है, अब यही चीज़ जो है ना वो उस समय के बहुत ही मशहूर मैथमेटिशियन थे रेमन, उन्होंने भी करके दिखाया था, और वो सबको जोड़ते हुए चले गए थे, जितना एरिया था सबको जोड़ते हुए चले गए थे। अब इस केस में जब लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो का यूज़ करते हैं तो ये साइन, अब देखिए ये सारे स्ट्रिप्स को जो आप सबका एरिया निकाल रहे हैं इसके थ्रू उसको जोड़ भी रहे हैं, तब ये एरिया आ रहा है। इसी को उन्होंने क्या किया, लिखा समेशन का साइन। सबसे पहले उन्हीं की जो फाइंडिंग थी उसमें ये सिंबल मिला था, समेशन के जगह, सिग्मा के जगह ये सिंबल, एंड फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, दिस इज fx, एंड दिस लिमिट कन्वर्ट्स दिस डेल्टा x इनटू dx। सो इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ, दिए हुए फिगर में
कर्वी फिगर में आपने क्या किया, एरिया अंडर द कर्व में आपने पहले जो पोर्शन है उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, इतने टुकड़े कर दिए कि उनकी जो ये एक्स के अलोंग यहाँ पर विड्थ थी वो नियर अबाउट क्लोज टू 0 चली गई, ठीक है। और उस केस में आपने सबको जोड़ लिया, जोड़ने का मतलब इंटीग्रेट कर लिया, देयरफॉर ये एरिया निकाल लिया, उसी को अब आई सिंबल से यूज़ करते हैं। होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इस सिंबल को समझने की कोशिश कीजिए। क्या आ गया हमारा फ्रेश, आई इज इक्वल टू समेशन ए टू बी गिवन फंक्शन एफ एक्स एंड दिस इज डी एक्स। ओके, दिस इज कॉल्ड लोअर इंटीग्रेशन लिमिट, लोअर इंटीग्रेशन लिमिट। ओके, this is upper integration limit, upper integration limit, and this is called integrand, integrand. Okay, now ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब यहीं से हमारा शुरू हो गया इंटीग्रेशन, लेकिन जिसमें कुछ लिमिट होना, लोअर एंड अपर लिमिट, तो वैसे जो लिमिट वाले इंटीग्रेशन होते हैं उनको हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। डिफिनिट इंटीग्रेशन या डिफिनिट इंटीग्रल इंटीग्रेशन, तो जब उसके वैल्यूज़ को निकालते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू, तो ये क्या कहलाता है, डिफिनिट इंटीग्रल कहलाता है, जब उसमें लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का बाउंडेशन हो, कि उस बाउंड्री के बाहर आप नहीं जाते हैं, ठीक है। लेकिन इन जनरल हमें काम करना पड़ता है इनडिफिनिट इंटीग्रल पर, ठीक है। सो इनडिफिनिट इंटीग्रल में ये a एंड b का जो लिमिट है वो नहीं होता है। सो आइए इनडिफिनिट इंटीग्रल में पहले कुछ बात समझ लें, ठीक है। वही सेम चीज़ है, थोड़ा सा का फ़र्क है। यहाँ लिखाता है इनडिफिनिट इंटीग्रल में विदाउट दिस, विदाउट द गिवन लिमिट एफ एक्स डी एक्स। सो इसका रिजल्ट जानते हैं क्या आता है, दैट रिजल्ट इज एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। ये जो जब डिफिनिट इंटीग्रल था ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, देन वहाँ पर क्या आता था रिजल्ट, वो भी समझ लीजिए। ये इनडिफिनिट इंटीग्रल के लिए हमने यूज़ किया है। डिफिनिट इंटीग्रल के लिए जो रिजल्ट आता था वो कुछ ऐसा लिखाता था। दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, एंड दिस रिजल्ट इज़ फर्दर रिटन एज एफ, द वैल्यू ऑफ एफ एट अपर लिमिट माइनस this derivative, sorry, this integral result of function लोअर लिमिट में, उसको ले जाकर माइनस कर लेना है। नाउ क्या है ये fx, इसको भी समझना है, वहाँ भी हमने लिखा है। लेकिन देखिए एक चीज़ है कि हमने यहाँ पर प्लस सी नहीं यूज़ किया, वहाँ पर प्लस सी यूज़ किया, बस इतना ही सब फर्क है डिफिनिट इंटीग्रल और इनडिफिनिट इंटीग्रल में, ठीक है। आइए ये क्या है, ये कहलाता है f जो है ये एफ एक्स कहलाता है एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, चाहे वो यहाँ लिखा हुआ हो डिफिनिट इंटीग्रल में या यहाँ लिखा हुआ है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, अगर एफ एक्स को फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दिया जाए, अगर एफ एक्स को फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रांड के बराबर हो जाएगा। सो एफ एक्स इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। डेफिनिट इंटीग्रल और इनडेफिनिट इंटीग्रल में सिर्फ सी और ये लिमिट्स का फर्क है, क्योंकि लिमिट उसे रेस्ट्रिक्ट कर देता है, देयरफॉर कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ नहीं होता है, वहाँ पर कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड इनडिफिनिट इंटीग्रल। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू
सी के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द इंडिफिनिट इंटीग्रल डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बट यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं। ये आपने एंटी डेरिवेटिव ले लिया, उसका वैल्यू अपर लिमिट पर निकाल लिया, उसका वैल्यू लोअर लिमिट पर निकाल लिया, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सी का कोई मतलब ही नहीं बनता है वहाँ पर उस केस में। सो अगर ये है तो ये क्या कहलाता है? डेफिनिट इंटीग्रल कहलाता है, डेफिनिट इंटीग्रल। लेकिन जहाँ पर ये यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है? इनडेफिनिट इंटीग्रल कहलाता है। ओके, सो जनरली हम इनडेफिनिट इंटीग्रल के केस को देखेंगे। अब आइए फॉर्मूला देख लेते हैं इसको। फॉर्मूला चूँकि एंटी डेरिवेटिव है, सो एंटी डेरिवेटिव में आप समझ जाइए कि इंटीग्रेशन जो है वो एक तरह का एंटी डेरिवेटिव है, यानी इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल आप बोल सकते हैं कि है। ओके, सो अगर कोई फंक्शन f(x) है और आप उसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं f(x) dx, x to the power n, then this is x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन किसी हालत में नहीं छोड़ना है आपको। अगर ये 1/x है, therefore it is ln x plus c। जस्ट देखिए अपोजिट जा रहे हैं, पहले इसका डिफ्रेंसिएशन करके देखते। अच्छा, अभी हम देख के बता देते हैं आपको कि क्या डिफ्रेंसिएशन में वही चीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर ये e to the power x है तो ये एज इट इज़ e to the power x plus c। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर सीधे सीधे कोई कांस्टेंट टर्म हो a, देन इट इज़ ax plus c। ओके, अगर कोई भी फंक्शन हो इस फॉर्मेट में तो आपको क्या करना है? यहाँ 1/a और इसका एंटी डेरिवेटिव ax plus b plus c। ओके, आइए अब कुछ और साइन फंक्शन को देखते हैं और हम समझा भी देंगे कि उस c का क्या रेलिवेंस है इन द केस के अगर आप एंटी डेरिवेटिव लेते हैं, उस केस में क्या वो सी रह जाता है या चला जाता है। साइन एक्स, इफ दिस इज साइन एक्स, देन दिस इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स देन साइन एक्स प्लस सी। If this is sec square x, then this is tan x plus c. If this is cosec minus cosec square x, then this is cot x plus c. If this is sec x tan x, then this is sec x plus c. If this is minus cosec x cot x, then this is cosec x plus c. So ये टर्म हो गया किसका? जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका। अब थोड़ा इनवर्स फंक्शन की तरफ भी चलते हैं। इनवर्स फंक्शन में पीछे वीडियो में जाकर देखिएगा, हमने शुरू में बहुत सारे इनवर्स फंक्शन का बताया हुआ है। इफ दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन दिस इज tan इनवर्स x। लेकिन याद कीजिए, एक वहाँ पर हमने बताया था कि अगर ये कितना होगा 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कितना होगा 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है। उसी तरह ये था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर,
उसका था कितना निकाला हुआ था, पहले हमने साइन इनवर्स एक्स का इतना निकाला हुआ था। ओके, लेकिन अगर अब हमें इसको और इस फॉर्मेट में लिखना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हमें, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एंटी डेरिवेटिव है, सबको आप करके देख सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव में आप चेंज करके देख सकते हैं। और ये सारे में प्लस सी प्लस सी प्लस सी, ये भूलना नहीं है कहीं पे, इसका अपना एक यूज़ है। अगर बाउंड्री कंडीशन हमें मालूम होता है तो हम सी का वैल्यू आसानी से मालूम कर पाते हैं। सो इस तरह के रिजल्ट्स जो हैं हमें खूब मिलते हैं और हमको याद भी रखना चाहिए इनको बनाने के लिए। ओके, अगर मान के चलिए और भी बहुत सारा फॉर्मूला है, होप के आपको वो चीज़ मालूम होगी, या नहीं तो बुक्स में, बहुत सारी बुक्स में दिया हुआ रहता है, वो रिज़ल्ट आप देख लीजिए और उसको याद रखिए। अगर सम और एडिशन की बात करते हैं हम, ठीक है, सो अगर बहुत सारा इंटीग्रल एक साथ दिया हुआ हो, जैसे आपको इंटीग्रेट करना बहुत सारे फंक्शन को, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों, ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों, ये लीजिए dx। तो इन दैट केस सबको सेपरेट कर लीजिए, ऐड हो तो ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्शन का साइन हो तो सब्ट्रैक्ट भी कर लीजिए, ठीक है, इंटीग्रल f3x dx एंड सो ऑन, ठीक है। और ऐसा करते हुए चले जाइए, जितना टर्म हो सबको, अगर मान लीजिए बहुत सारे टर्म हो तो बहुत सारे टर्म के साथ भी ऐसा ही आप कर सकते हैं। नाउ कुछ चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे एंटी डेरिवेटिव का मामला आया, जैसे मान के चलिए कि अगर cos ax प्लस बी ये एक फंक्शन, तो उसका जो है अगर ये फंक्शन है fx बराबर इतना, देन इंटीग्रल ऑफ fx dx कितना 1/a, और हमने कहा था कि वो जो एंटी डेरिवेटिव होगा तो वो कितना हो जाएगा, साइन ax प्लस बी एंड प्लस सी। आइए चेकआउट करते हैं इस पूरे टर्म को, ठीक है, या पूरे टर्म को। हमने कहा ये एंटी डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन है। आइए चेकआउट करते हैं। सो उसके लिए क्या होगा, अगर वो fx है जैसा कि हमने शुरू से माना हुआ है, ये पूरा fx प्लस सी, तो अगर d/dx छोड़ दीजिए, इसको पूरे को ही fx मान लीजिए, नॉट c को अलग मत कीजिए। सो इन दैट केस अगर हम उस दिए हुए वैल्यू को फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो इस फंक्शन के बराबर आना चाहिए। सो d/dx कितना आ जाएगा, वो देख लीजिए, साइन ax प्लस बी और ये 1/a प्लस सी। ओके, सो 1/a डिफरेंशिएट कीजिए, ये कांस्टेंट टर्म था बाहर आ गया, साइन को करेंगे, कॉस होगा ax प्लस बी, ओके, और फिर से ये एक बार डिफरेंशिएट होगा, कितना होगा, आ जाएगा a, और ये चूँकि कांस्टेंट टर्म है 0, ये वाला a इससे कैंसिल आउट हो गया। देयरफॉर एक चीज़ तो आपको क्लियर है कि अगर इंटीग्रेशन टर्म में ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं और उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो फंक्शन पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पता चल रहा है, लेकिन क्यों उसको यूज़ करते हैं, आइए दूसरे तरीके से भी हम समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा तरीका है हमारा कि अगर मान लीजिए एक हम एग्जांपल लेते हैं, दिस इज़ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और हम इसको डिफरेंशिएट कर दें x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो गया, 6x प्लस 2 हो गया, और ये वाला 0 हो गया। और चूंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एंटी है, तो हम देखते हैं इंटीग्रेट करके फिर से क्या ये रिजल्ट आता है या नहीं आता है। तो 6x प्लस 2, सो इंटीग्रेट कर दिया हमने। सो अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के एंटाई है, इसलिए दिस इज y, एंड ये क्या हो गया 6 इंटू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 dx, देयरफॉर दिस इज 6 एंड दिस इज
1 है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू द पावर 0, देयरफॉर एक्स टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ओके, सो ये 2 3 बार में कैंसिल हो गया और ये x रह गया, कितना आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2x। क्या ये टर्म मिसिंग है अभी भी? इसलिए क्या हमें नहीं लिखना होगा कि एक कांस्टेंट टर्म स्टिल कहीं पर मौजूद हो सकता है, देयरफॉर हमें क्या करना पड़ता है, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेना पड़ता है। अगर कुछ इनिशियल कंडीशन, जिसको बाउंड्री कंडीशन भी बोलते हैं, वो अगर हमें मालूम हो दिए हुए फंक्शन का, तो हम c को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो c आसानी से, देयरफॉर अब आपको समझ में आ गया होगा कि c क्यों यूज़ करते हैं। नाउ थोड़ा सा हम अब आगे बढ़ना चाहते हैं और इंटीग्रेशन को यहीं पर रोकना चाहते हैं। अब हम टर्म जो था डिफरेंशिएशन, उसको हम यूज़ कर लेना चाहते हैं। डिफरेंशिएशन को एज मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, ओके। बहुत बार ग्राफ हमारा कुछ ऐसा रहता है। ओके, सो आप देखिए कि इस दिए हुए जो कर्व में ये पॉइंट तो क्लियरली सबसे हाईएस्ट है और दूसरी ये सबसे लोएस्ट है। बाकी इंटरमीडिएट हमें पता नहीं कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, तो कैसे हम तय करेंगे? सो सबसे पहले स्लोप निकालेंगे इस पॉइंट पर। ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और ये लाइन भी, अगर यहाँ टेंजेंट खींचते हैं तो वो भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। मीन्स स्लोप निकालने का सीधा सीधा तरीका हमने डिफरेंशिएशन में वही बात बताई है कि अगर हमें कहीं भी स्लोप निकालना होगा तो दिए हुए कर्व पर किसी पॉइंट पर हमें टेंजेंट खींचना होगा, और वो टेंजेंट जैसे भी आप लाते हो, जैसे कि उस फिगर में हमने क्या किया था, b को वापस लेके आ रहे थे, जैसे जैसे डेल्टा एक्स घटाते जा रहे थे b क्लोज आता जा रहा था a के। एक तरीका वो था, और दूसरा वो था कि छोटे छोटे स्ट्रिप में बांटते चले जाइए। सो यहाँ पर हमने पैरेलल खींच लिया। आइए दोनों को अलग करते हैं। अच्छा, मैक्सिमा को लोकल मैक्सिमा और मिनिमा को लोकल मिनिमा भी बोलते हैं। कारण उसका सिंपल है, क्योंकि आप लोकल लेवल पर उसे कंपेयर कर रहे होते हैं। तुलना किसी दो चीज़ के बीच में होती है, अकेली कोई चीज़ महान नहीं हो सकती, या बड़ी या छोटी भी नहीं हो सकती है। देयरफॉर फॉर मैक्सिमा अगर हम आए, उसी केस को हम चेक करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ कुल मिलाकर खेल स्लोप का है। आइए, ये रहा हमारा स्लोप। सो पॉइंट ये ए है। सो यहाँ पर टेंजेंट खींचते हैं तो पैरेलल है। जस्ट उसके पहले अगर कोई टेंजेंट खींच लें ये, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए तो थीटा क्या है, थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम है। आइए इसको आगे बढ़ाएं, यहाँ पर एक टेंजेंट खींच लें। ठीक है, देखिए यहाँ पर थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है, क्लियरली एकदम दिख रहा है। ठीक है, एकदम स्ट्रेट होता तो 90 डिग्री से कम होता। देयरफॉर यहाँ पर थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसका मतलब है इस पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप इज़ पॉजिटिव एट दिस पॉइंट। इसका नाम दे देते हैं कुछ ए डैश, और इसका नाम दे देते हैं, ए डैश, और इसका नाम ए डबल डैश। इसका मतलब है कि दिए हुए पॉइंट से अगर थोड़ा पहले जाते हैं तो वहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप इज़ पॉजिटिव, ये देख लीजिए एट ए डैश स्लोप इज़ पॉजिटिव। ठीक है, एट ए स्लोप क्या है, ये टेंजेंट लाइन इसके पैरेलल है, देयरफॉर स्लोप 0 है। tan 0 इज़ 0, देयरफॉर स्लोप 0। एट ए डबल डैश देख लीजिए स्लोप क्या है, स्लोप निगेटिव है। ओके, सो अगर फाइनल माइनस इनिशियल करें तो स्लोप कैसे चेंज हो रही है, 0 माइनस सम पॉजिटिव वैल्यू। सो ओवरऑल क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू हो गया, माइनस प्लस नेगेटिव। अब ये चीज़ समझना है कि स्लोप जो है मैक्सिमा के केस में उस दिए हुए कर्व पर लगातार घटती जा रही है, पहले पॉजिटिव फिर 0 फिर नेगेटिव। और स्लोप को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं,
डिफरेंशिएशन में स्लोप को dy बाई dx से डिनोट करते हैं। ये हमारा स्लोप है और स्लोप का रेट क्या है, यहाँ पर डिक्रीजिंग है। और रेट को किस चीज़ से, स्लोप के रेट को अगर दिखाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से स्लोप का रेट, ठीक है। इसको और अच्छे से लिखिए, रेट ऑफ स्लोप, तो m लिखते, यही स्लोप है। अगर ये m इज इक्वल टू स्लोप, देयरफॉर रेट ऑफ स्लोप इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब नेगेटिव, पहले पॉजिटिव था फिर जीरो, नेगेटिव वैल्यू की तरफ जा रहा है। देयरफॉर लेस देन इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू, लेस देन जीरो। m इज dy बाई dx, ओके। दिस इज d2 बाई dx square, that is less than 0. So for maxima d2 y upon dx square is less than 0. क्लियरली समझ लीजिए, ये कर्व में आप स्लोप को चेक कर रहे हैं कि उसका रेट इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। मैक्सिमा पर स्लोप 0 होता है, उसके पहले पॉजिटिव है और मैक्सिमा के बाद नेगेटिव है। इसका मतलब स्लोप लगातार घट रहा है एंड दैट इज लेस देन 0। और ये स्लोप चूंकि चेंज हो रहा है और चेंज को रेट मेजर बोलते हैं, देयरफॉर dy बाई dx m लेस देन 0, और m का वैल्यू चूंकि स्लोप चेंज कर रहा है, देयरफॉर आपको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, ओके। अब आइए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्लोप यहाँ पर 0 है मैक्सिमा पर, इसका मतलब है dy बाई dx इज 0 एट दिस पॉइंट, ओके। ये बात नोट रखिएगा। अब आइए फॉर मिनिमा। और मिनिमा जब आएंगे, फॉर मिनिमा केस ले लीजिए, मिनिमा का थोड़ा बड़ा करके फिगर ये लीजिए, ओके। सो एट पॉइंट बी क्या है, पैरेलल कर लिया आपने, स्लोप टेंजेंट खींच लिया, उसी से आपको पता चलता है कि स्लोप क्या है। तो वो जो टेंजेंट पैरेलल है, इसका मतलब है कि एट पॉइंट बी वहाँ पर स्लोप क्या हो गया, m इज इक्वल टू tan थीटा, स्लोप है चूँकि टेंजेंट पैरेलल है इस एक्स एक्सिस के, देयरफॉर दिस इज 0। और इसका मतलब क्या हो गया, dy बाई dx वहाँ पर 0 है। लेकिन बिफोर दैट स्लोप यहाँ पर आइए, टेंजेंट लीजिए, देखिए तो 90 डिग्री से बड़ा है या नहीं है। सो इस पॉइंट को हम बी डैश बोलते हैं, एट पॉइंट बी डैश, ओके। स्लोप क्या हो गया, m इज, देख लीजिए नेगेटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है, क्लियर है, देयरफॉर m इज नेगेटिव। अब आइए यहाँ पर 0 इस केस में लीजिए, थोड़ा सा इसको और तेज करके देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज विद द एक्स एक्सिस थीटा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो गया, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, देयरफॉर एट पॉइंट बी डबल डैश, इसका नाम हम बी डबल डैश दे रहे हैं, एट पॉइंट बी डबल डैश स्लोप इज m इज पॉजिटिव। चेंज देखिए, पहले नेगेटिव, ठीक है, फिर 0, फिर पॉजिटिव, ओके। इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस नेगेटिव इज पॉजिटिव। इसका मतलब है कि जो स्लोप जो चेंज कर रहा है अलोंग द गिवन कर्व, स्लोप चेंज कर रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। आप किस चीज़ को चेंज करा रहे हैं, स्लोप को चेंज करा रहे हैं। उसका वैल्यू कितना आ रहा है, उसका वैल्यू आ रहा है ग्रेटर देन 0, देयरफॉर d2y अपॉन dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, क्लियर है। नाउ यही चीज़ आपको समझनी थी कि जब आप किसी दिए हुए स्लोप के थ्रू समझना चाहते हैं कि कोई दिया हुआ फंक्शन का वैल्यू वहाँ पर मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसी को मैक्सिमा एंड मिनिमा कहते हैं। सो यहाँ पर आपने एक कर्व लिया, उसका मैक्सिमम और मिनिमा
पता करने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आपके साथ हैंडी है जिसको आप यूज़ कर सकते थे, वो था टेंजेंट। किसी पॉइंट से टेंजेंट खींच लीजिए और उसी टेंजेंट के थ्रू आपको स्लोप पता चलता है। टेंजेंट नहीं खींचेंगे स्लोप नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। जब कर्व का मैटर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, तो वहाँ पर कोई मैटर ही नहीं है। एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजेंटल लाइन किसी दिए हुए 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन में खींच लीजिए, लेकिन कर्व में मैंने क्लियरली बता दिया डिफरेंशिएशन के केस में, ठीक है। अब आइए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो ये किसके लिए हो गया? फॉर मिनिमा, ओके। और इस केस में भी समझ जाइए कि इस पॉइंट पर क्या है, मिनिमम पॉइंट पे जहाँ पर वो मिनिमा है वहाँ पर 0 है। इसलिए दोनों ही केस में एक चीज़ तो पता है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही केस में dy बाई dx यानी स्लोप जो है वो 0 है एट दैट गिवन पॉइंट, ठीक है। अब उसके अलावा जो मैक्सिमा का केस है उसमें ये लेस देन 0 है, और मिनिमा के केस में सेकेंड डेरिवेटिव जो है स्लोप का वो ग्रेटर देन 0 है। आइए एक एग्जांपल लास्ट हम लोग करें और इस टॉपिक को यहीं फिनिश करने की हम लोग कोशिश करें, ओके। नाउ एक एग्जांपल हम लेंगे, लेट द गिवन फंक्शन इज x³ माइनस 3x² प्लस 6। सो इसका हमें क्या निकालना है? मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना है, मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना है, ठीक है। सो जस्ट अभी बताया आपको कि मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, उस केस में स्लोप जो है वो 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि गिवन पॉइंट से जो टेंजेंट आप खींचते हैं वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है उस केस में। देयरफॉर सबसे पहले इसको हम डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में। सो दिस विल बिकम इक्वल टू हाउ मच? 3x² माइनस 6x, दिस इज 0। अब इसको क्या करेंगे? 0 के बराबर कर देंगे क्योंकि स्लोप निकालना था हमें। देयरफॉर अगर कॉमन ले लेते हैं 3x तो ये कितना हो जाता है? x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। सो इधर 3x इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दैट इज x इज इक्वल टू 2। सो दो वैल्यू आ गया आपका, एक x इज इक्वल टू 0, दूसरा x इज इक्वल टू 2। नाउ मैक्सिमा और मिनिमा के केस को निकालने के लिए स्लोप को डिफरेंशिएट करते हैं, मीन्स d2y अपॉन dx² हमें निकालना होता है। सो उसके लिए क्या है, हमें dy बाई dx दिया हुआ है तो क्या है, उसको डिफरेंशिएट करना है फिर से। सो क्या है, dy बाई dx दिया हुआ है, उसको डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब क्या है हमारे पास? लीजिए इसको हम हटाते हैं। उसका मतलब क्या है कि दैट इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एंड वो आया था हमारा 3x² माइनस 6x, ओके। सो ये कितना हो गया अब आपका? d2y अपॉन dx² हो गया, दैट इज इक्वल टू 6x माइनस 6। अब आपके पास दो वैल्यू है, जब x बराबर 0 डालते हैं d2y अपॉन dx² एट x इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया? 6 इंटू 0 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस 6, एंड माइनस 6 इज लेस देन 0, माइनस 6 इज लेस देन 0, therefore at x is equal to 0 this is maxima. The given function has its maxima at x is equal to 0. अब दूसरा रिजल्ट आप इसमें पुट कीजिए, if d2y अपॉन dx² कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 6 2 12 माइनस 6 दैट इज 6, दैट इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है ये मिनिमा हो गया, ठीक है। मिनिमा का केस जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। देयरफॉर देख लीजिए गिवन फंक्शन जो है 0 पे मैक्सिमा है और 2 पर मिनिमा है, क्लियर है एकदम। और अगर उसको हम पॉइंट्स निकालना चाहते हैं कि कहाँ पर मैक्सिमा और कहाँ पर मिनिमा है, तो सिंपली वो दो पॉइंट आया है 0 और 2, और उसके लिए स्लोप को 0 के बराबर करना पड़ता है। सो ये है मैथमेटिक्स, स्पेशली कैलकुलस,
और कैलकुलस में भी डिफरेंशिएशन की ब्यूटी कि आप किसी दिए हुए फंक्शन का, किसी दिए हुए कर्व का आप आसानी से पता कर लेते हैं कि कहाँ पर वो मैक्सिमा होगा, कहाँ पर मिनिमा होगा। और उसके लिए सिंपल मेथडोलॉजी यूज़ करना पड़ा है, और वो मेथडोलॉजी है किसका? डिफरेंशिएशन का, जो शुरू में हम लोगों ने करके देखा था। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स अ लॉट।